Hello everyone, welcome back to the channel CSINet License with Bhumika, and in today's lecture we will cover a very important unit, very important concept about protein structure, which is very important for CSINet and CGSET license. Okay, so हम इस यूनिट में प्रोटीन स्ट्रक्चर की यूनिट में हम बेसिक से एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। हम पहले जानेंगे कि प्रोटीन्स होते क्या है, उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, है ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसके बाद हम आगे कुछ क्लासेस में फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसमें हम सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी जो है CSINet के लिए, CGSET के लिए, ये हमने कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप लोग जाके चैनल में देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, हर एक यूनिट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स की है, अमीनो एसिड्स की है और न्यूक्लिक एसिड्स की है। ठीक है, तो हमने वो वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, और आपको जैसे कि पता है कि मैं हर एक कंटेंट जो है वो पाथफाइंडर से ही बना रही हूँ। कुछ भी चीज़ पाथफाइंडर का नहीं छूट रहा है। अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग वहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, पाथफाइंडर 9th एडिशन जो अभी न्यू बुक आई है, ठीक है, मैं उसमें से ये सारे कंटेंट बना रही हूँ ताकि मैं उसे ईज़िली आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, सो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में कि प्रोटीन जो है वो कैसे प्राइमरी से वो क्वाटरनरी तक वो कैसे जानता है। तो सबसे पहले हमें बनाना है प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब हमें पढ़ना है प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने अमीनो एसिड्स देखा था, राइट। तो सबको पता होगा कि जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे बनते हैं। ऑफ कोर्स जो प्रोटीन्स हैं वो आपके अमीनो एसिड से जुड़ के बनते हैं, है ना। अमीनो एसिड्स की जो चेन है वो मिलकर प्रोटीन बनाती है। ठीक है, मतलब प्रोटीन क्या है, ये एक पॉलीमर है। उस पॉलीमर को बनाने वाला मोनोमर कौन है, वो है अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखोगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि प्रोटीन क्या है, दे आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब बहुत सारी अमीनो एसिड्स जो है वो जुड़ करके क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था, ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम अमीनो एसिड्स को जोड़ेंगे तभी आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो एक पेप्टाइड या फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर वो बनते जाता है आगे चलकर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। जो कॉमन स्ट्रक्चर है, ये अमीनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर है। इसमें हमने देखा था कि आर साइड चेन है, जो आर साइड चेन हर एक अमीनो एसिड में डिफरेंट पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने अमीनो एसिड वाले चैप्टर में देखा है। वहाँ पर आप जाके बहुत ही अच्छे से डीपली आप उसे रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर किया है वहाँ पर, तो आप लोग वहाँ जाकर उस लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, अमीनो एसिड्स का लेक्चर अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप लोग देख सकते हो। सो हम बात कर रहे थे प्रोटीन की। मैंने बताया कि प्रोटीन क्या होते हैं, दे आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड है उसके पॉलीमर है ना। ये तो सबको पता होगा, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। प्रोटीन्स क्या है, दे आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। कैसे बनते हैं प्रोटीन्स, हम जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, है ना, ये जो टर्म्स है ये वहाँ पर आएंगी। तो उसकी एक चीज़ याद रखो, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है जो आपका DNA है उससे जब RNA का फॉर्मेशन होता है, mRNA का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब mRNA से आपका फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो mRNA से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसे हम बहुत ही डीप में वहाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना जान लो कि ट्रांसलेशन क्या होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ दिखाया है कि ये एक mRNA है जिसके ऊपर कुछ राइबोसोम्स हैं। अब ये राइबोसोम्स क्या है, ये राइबोसोम्स ही प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इस वाले ये जो राइबोसोम है इसके पास देखो, ये जो है ये प्रोटीन की चेन अभी पेप्टाइड फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब जो आपकी प्रोटीन चेन होती है वो कैसे होती है, एक साइड होता है एन टर्मिनल,
है ना। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो कैसी होती है, एक साइड होती है उसकी एन टर्मिनल, एक साइड होती है सी टर्मिनल। ये कहाँ से आया, जो आप अमीनो एसिड जो स्ट्रक्चर देखोगे उसमें देखना, एक साइड जो फ्री जो अमीनो ग्रुप है वो पाया जाता है और एक साइड पाया जाता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब ये है एन टर्मिनल और ये है सी टर्मिनल। तो इसे ही तो जोड़कर आपका प्रोटीन बन रहा है, राइट। प्रोटीन अमीनो एसिड्स को ही जोड़कर बन रहा है। तो अमीनो एसिड का तो जब प्रोटीन बनेंगे, तो जब ये अमीनो एसिड्स के जोड़ कर बनेंगे तो ऑफ कोर्स ये जो है ये पहला मान लो, फिर ऐसे ही कोई अमीनो एसिड है ये दूसरा रहा, तो क्या होगा कि ये जो है जो अमीनो ग्रुप है ये हमेशा फ्री पाया जाएगा। जो फर्स्ट अमीनो ग्रुप है वो फ्री रहेगा और जो लास्ट कार्बोक्सिल ग्रुप है वो फ्री रहेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें एन टर्मिनल होता है और सी टर्मिनल होता है। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अच्छा, प्रोटीन और पेप्टाइड में क्या डिफरेंस समझते हो आप? देखो, प्रोटीन और पेप्टाइड में क्या डिफरेंस है। पेप्टाइड ना बहुत ही छोटी चेन होती है, मतलब अमीनो एसिड की एक छोटी चेन होती है, जो 50 अमीनो एसिड्स है उससे भी कम, लेस देन 50 अमीनो एसिड्स या फिर 50 अमीनो एसिड्स ही आपको देखने को मिलते हैं पेप्टाइड में। ठीक है, और प्रोटीन्स किसे कहेंगे, जब मोर देन 50 अमीनो एसिड्स आपको चेन दिख रही है, 50 अमीनो एसिड से ज़्यादा की चेन दिख रही है, वहाँ पर आप बोलोगे कि वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अगर 50 अमीनो एसिड से कम दिख रही है तो वो क्या हो जाएंगे, पेप्टाइड। सो पेप्टाइड इज़ अ शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड, इसे ऐसे याद रखना। ठीक है, और प्रोटीन क्या होता है, ये लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड्स की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कोलेजन, मायोग्लोबिन। तो ये जो है ना हीमोग्लोबिन, कोलेजन, मायोग्लोबिन, ये सारे आपके प्रोटीन्स में आते हैं, और जो ऑक्सीडोक्सिन, वेसोप्रेसिन, पेप्टाइड हार्मोन, ये सारे आपके पेप्टाइड्स में आते हैं। ये हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने ये समझा कि सिंथेसिस कैसे हो रही है प्रोटीन की। सिंथेसिस कैसे हो रही है, यहाँ पर पहले ये जो राइबोसोम है वो सिंथेसिस कर रहा है प्रोटीन का, है ना। अमीनो एसिड जोड़ते जा रहा है, वो अमीनो एसिड जोड़ रहा है, और उसके बाद जब वो पूरा फुल्ली सिंथेसाइज कर लेता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, एक साइड आती है उसकी एन टर्मिनल, एक साइड आती है सी टर्मिनल। ये यहाँ पर हमने बनाया, एक साइड आई एन टर्मिनल और एक साइड आई सी टर्मिनल। ठीक है, बट देखो अभी ये जो प्रोटीन है वो लीनियर फॉर्म में है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको प्रोटीन जो है ये लीनियर फॉर्म में मिला। ठीक है, ये तो मतलब ऐसे नहीं पाया जाता, बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको लीनियर फॉर्म में प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमें प्रोटीन को लीनियर फॉर्म में रखना है तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो आपके फोल्ड हो जाते हैं, और उसे अनफोल्डेड रखने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और वो एनर्जी कौन देता है, कुछ मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स होते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स होते हैं जो उस पर अटैच हो जाते हैं और उनको अनफोल्डेड रखते हैं, प्रोटीन्स को अनफोल्डेड रखते हैं। ठीक है, जनरली आपको बहुत ही रेयर कंडीशन ऐसा होगा जहाँ पर आपको प्रोटीन जो है लीनियर फॉर्म में दिखाई देंगी, क्योंकि जो लीनियर फॉर्म वाले प्रोटीन्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कहीं भी लीनियर फॉर्म वाले प्रोटीन्स हो गए, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, आप देखना कभी भी प्रोटीन जब हम पढ़ेंगे आगे उसमें हम देखोगे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में जाकर जो प्रोटीन है आपका वो फंक्शनल होता है। ना प्रोटीन आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल रहता है, ना ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल रहता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जाकर वो बहुत ज़्यादा फोल्ड कर लेता है अपने आप को, उसमें फोल्डिंग्स आ जाती है, टर्न्स, लूप्स, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपका जो प्रोटीन है वो फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर प्रोटीन लीनियर फॉर्म में है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसे अनफोल्डेड रखने के लिए, और उसको एनर्जी कौन देता है, उसको एनर्जी देता है आपके मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स के बारे में भी हम आगे बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स क्या करते हैं, उसे एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो हाँ, मैं बोल रही थी मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स के बारे में पाथफाइंडर की बुक में बहुत अच्छे से दिया है। अभी तो मैं बेसिक आप लोगों को करा रही हूँ, बट हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। वैसे पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, उसको भी हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पाथफाइंडर में दिया हुआ है, पाथफाइंडर में दिया हुआ है तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये तो मैं मतलब एक एक्सप्लेनेशन के लिए लाई हूँ। ये नोट्स जो है जो मैं समझी हूँ और जो मुझे मतलब मैं जिससे नोट्स बनाई हूँ, पाथफाइंडर से जो मैं नोट्स बनाई हूँ, पाथफाइंडर में थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा लेंदी लैंग्वेज में दिया होता है, तो उसको आपको समझ के उसको अपनी लैंग्वेज में आपको उसको लिखना पड़ता है।
ठीक है, मैं पाथफाइंडर का भी लाऊंगी नोट्स। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि होता क्या है, प्रोसेस क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लो कि अनफोल्डेड रखने के लिए, प्रोटीन्स को अगर अनफोल्डेड रखना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर चैप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मॉलिक्यूलर चैप्टर्स जो है आपके प्रोटीन्स को अनफोल्डेड रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने देखा अमीनो, जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है कैसे बनता है, अमीनो एसिड्स जो है, अमीनो एसिड्स, पहला अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है वाया पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक चीज़ याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो आपका अमीनो एसिड है वो कैसे जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे आपके पेप्टाइड बॉन्ड से। मतलब सभी में प्राइमरी सेकेंडरी, बट शुरुआत कहाँ से हो रही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से शुरुआत हो रही है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं ना, तो अमीनो एसिड जुड़े कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड से। अभी हम पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी देखेंगे आगे। पर इतना जान लो कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया, हमने ये देखा कि प्रोटीन क्या होते हैं, दे आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो है उसमें हमने देखा था एन टर्मिनल और सी टर्मिनल पाया जाता है, राइट। मतलब अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। तो जब चेन बनेगी तो एक साइड आपका अमीनो ग्रुप, फ्री अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक साइड आपका फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब एक साइड होगा एन टर्मिनल, एक साइड होगा सी टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, प्रोटीन्स कैसे बन रहे हैं, प्रोटीन्स को कौन बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, राइबोसोम्स उसे बना रहे हैं। जब फुल्ली सिंथेसाइज हो जाता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाता है। रियली हमें क्या देखने को मिलता है, रियली हमें प्रोटीन्स जो है वो लीनियर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। उन्हें अनफोल्डेड रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि प्रोटीन्स फोल्ड ना हो। उन्हें वो एनर्जी कौन देते हैं, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड लगता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड्स है किस बॉन्ड से जुड़े हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, समझ लिया। ठीक है, और हमें क्या देखना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखना है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अभी देखो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखा कि वो लीनियर फॉर्म है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके वो लूप्स या टर्न्स, मतलब वो फोल्ड होने लगेंगे, धीरे धीरे वो फोल्ड होना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बनाएंगे, कुछ हेलिकल टर्न्स लेंगे, कुछ आपके शीट्स के फॉर्म में मुड़ जाएंगे। जो आपकी पेप्टाइड चेन है ना, जो आपकी प्रोटीन है वो क्या होंगी, कुछ हेलिकल टर्न्स लेंगे, कुछ आपके शीट्स के फॉर्म में अरेंज होंगे, कुछ आपके टर्न्स ले लेंगे, कुछ लूप्स बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में आपको लूप्स, हेलिकल्स, हेलिक्स, लूप्स, शीट्स, टर्न्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से फोल्डिंग स्टार्ट हो रही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था, लीनियर चेन था, वहाँ पर मॉलिक्यूलर चैपेरोन बैठे हुए थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, अब फोल्डिंग स्टार्ट हो रही है, कुछ हेलिकल्स, कुछ हेलिकल टर्न्स आ रहे हैं, कुछ शीट्स आ रही है, कुछ टर्न्स हैं, कुछ लूप्स हैं, है ना। तो ये आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने कौन सा बॉन्ड देखा था, वहाँ पर हमने देखा था पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। पर अभी भी यहाँ पर फंक्शनल नहीं है आपका प्रोटीन, अभी भी आपका प्रोटीन जो है ये नॉन फंक्शनल है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी नॉन फंक्शनल होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी प्रोटीन नॉन फंक्शनल होता है। फंक्शनल किस में होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर में और ज़्यादा फोल्डिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग आ जाती है उस पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, और टर्शियरी स्ट्रक्चर में जा कर के आपका जो प्रोटीन है वो फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये सारी जो है ये बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। अब हम इसे अच्छे से इलैबोरेट करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स, they are unbranched polymer constructed from 22 stranded alpha amino acids। जब हम अमीनो एसिड पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड देखा था हमने, और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड देखा था हमने। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में देखा था कि कितने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, 20+2, 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, ये हमने देखा था। और नॉन स्टैंडर्ड कितने थे, मोर देन 300। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा है, प्रोटीन्स क्या है, अनब्रांच्ड पॉलीमर है जो किससे बने हैं, 22 स्टैंडर्ड अल्फा अमीनो एसिड से बने हैं, राइट।
ठीक है, ये चीज़ हमने देखा है ना। हम अभी हमने समझा ना कि अमीनो एसिड से ही मिलकर बनते हैं। अब जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं उन्हीं से तो मिलकर बनते हैं, राइट। जो आपके नॉन स्टैंडर्ड है वो किससे, वो खुद ही मॉडिफाइड हुए हैं, तो उनसे मतलब वो तो फंक्शन नहीं होते, वो प्रोटीन के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले नहीं कर सकते जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। पर जो आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमने 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पढ़े हैं, सिर्फ वही जो है वो आपकी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे इसमें कि दे हैव 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो प्रोटीन्स हैं आपके वो 4 टाइप्स के हम देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एंड क्वार्टिनरी, ठीक है। सबसे पहले आज हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं? दे आर द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड। ये हमने अभी देखा, लीनियर अरेंजमेंट मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोटीन्स जो है लीनियरली प्रेजेंट होते हैं। कौन लीनियरली बना के रखता है? मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। सो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स, वी कॉल देम अमीनो एसिड रेसिड्यू। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जब हम इसमें प्रोटीन्स में बात करते हैं ना, प्रोटीन्स में जब हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं तो हमें सिर्फ उसे सिंपली अमीनो एसिड नहीं बोलना होता, उसे हम बोलते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यू। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड रेसिड्यू। क्यों बोलेंगे रेसिड्यू? क्योंकि आगे हम जब देखो, आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को, जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर एक रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन, जहाँ पर वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, वाटर रिलीज़ हो जाता है। जो वाटर रिलीज़ हो जाता है उसकी वजह से हम अमीनो एसिड रेसिड्यू कहते हैं उसे, क्योंकि वो पूरा ही फुल्ली मतलब वो पार्शियल अमीनो एसिड होता है, क्योंकि उसके पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो वो एक रेसिड्यू होता है अमीनो एसिड का, इसलिए हम उसे कहते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यू। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि we call them amino acid residue because when amino acid join it releases water molecule, so it is not complete amino acid, it is residue of amino acids। समझ में आई बात? हम क्या कहते हैं, जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं वहाँ पर अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे? दे आर द अमीनो एसिड रेसिड्यूज, ठीक है। क्या कहेंगे? दे आर द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू हम कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं दे आर द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू। ये मैंने यहाँ पर लिखा था, बट मैं फिर सोची कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते हुए उस चीज़ को समझाऊंगी, तो मैं यहाँ से इसे हटा दी थी, ठीक है। सो ये ऐसे ही लिखेंगे, अमीनो एसिड रेसिड्यू लिखेंगे, ठीक है। सो वी कॉल दैम अमीनो एसिड रेसिड्यू बिकॉज व्हेन अमीनो एसिड जॉइन इट रिलीजेस वाटर मॉलिक्यूल, सो इट इज़ नॉट कंप्लीट अमीनो एसिड, इट इज़ रेसिड्यू ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप अमीनो एसिड मतलब आप अमीनो एसिड्स को काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड रेसिड्यू। इसका ये जो अमीनो एसिड है उसके ऊपर मैंने बार लगाया है, तो इसका मतलब होता है अमीनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड रेसिड्यू, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में। मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ अभी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें ये 3 चीज़ें देखने को मिलती है। पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड रेसिड्यूज़, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर में। दूसरा हम देखते हैं सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस में आपके अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। देखो, एक चीज़ मैं क्लियर करती हूँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो सीक्वेंस अमीनो एसिड का बन गया वो बन गया, ठीक है, वही आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तक रहेगा, ठीक है। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में ज़रा सी भी गलती हुई, है ना, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उस स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड की सीक्वेंस में ज़रा सी भी गलती हुई तो आपका जो फंक्शनल जो आपका प्रोटीन होगा, मतलब जो क्वार्टरनरी जब प्रोटीन उसी से ही बनेगा ना, तो उस पर भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट आएगा। इसलिए जो सीक्वेंस है उसका करेक्ट सीक्वेंस, अमीनो एसिड का करेक्ट सीक्वेंस जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होना चाहिए, ताकि जो फंक्शनल जो प्रोटीन बने आगे चल के उसमें कोई भी मतलब वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, है ना, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो इसलिए जो सीक्वेंस है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही देखना ज़रूरी है, सीक्वेंस का सही होना ज़रूरी है। और हमने पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को हम अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को हम अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। आगे हम चलते हैं, तो देखो अब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। मैंने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बता दिया है, ठीक है। तो ये है सबसे पहला अमीनो एसिड, ठीक है, और ये है दूसरा अमीनो एसिड, ठीक। देखो मैं इसे बना के बताती हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा है,
हम सबसे पहला अमीनो एसिड बनाएंगे, नंबर 1 फर्स्ट अमीनो एसिड बनाएंगे। कैसे बनाते हैं हम अमीनो एसिड? एक साइड होता है आपका क्या, अमीनो ग्रुप, मतलब इसे हम अल्फा अमीनो बोलते हैं, ठीक है। सी अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है आर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट अमीनो एसिड बना। अब अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के ही तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड है यहाँ पर। अब हम सेकेंड अमीनो एसिड जोड़ेंगे, ये हमारा सेकेंड अमीनो एसिड, ठीक है। अभी आर को मत ध्यान दो, अभी इस आर को वो मतलब कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, ये मैं आपको पेप्टाइड स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो अब हम सेकेंड अमीनो एसिड देखते हैं। अब हम इसे कैसे रखेंगे, NH3 प्लस सी अल्फा COOH H एंड R, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमने दो अमीनो एसिड को जोड़ा, अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होंगे। तो कैसा रिएक्शन होगा, यहाँ पर होगा आपका कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन, या फिर इसको आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। मतलब यहाँ पर क्या होगा, वाटर का रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, क्या होगा, H2O रिलीज होगा, ठीक है। तो कैसे होगा H2O रिलीज, ये जो है ना आपका ये अमीनो ग्रुप यहाँ पर ये इस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होगा, ये आपका ऐसे प्रेजेंट होगा। देखो मैं फिर से बना रही हूँ, NHCOOH और 2, हाँ सॉरी, ये ऐसे इस डायरेक्शन में रहेगा, ये R2 ऊपर, ये मैं बताऊंगी कि क्यों है ऐसा है। तो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। H नीचे आएगी इसमें, तो यहाँ पर देखो हम NH3 को इस फॉर्म में लिखते हैं, ओपन फॉर्म में लिखेंगे, तभी तो यहाँ पर आपका H2O रिलीज होगा ना। और इसे हम लिखेंगे NH3 प्लस सी अल्फा H R1 COONH, ठीक है। अब देखो इसका OH और इसका H, ये दोनों H2O बनाएंगे और ये जो H2O है वो क्या होगा, रिलीज़ होगा। ये H2O जब रिलीज़ होगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड का। फिर से क्या बताया मैंने, जब H2O रिलीज़ होगा तो क्या होगा, फॉर्मेशन होगा पेप्टाइड बॉन्ड का। देखो यहाँ पर ये H2O रिलीज़ हुआ, यहाँ से यहाँ पर का OH, यहाँ पर का H, ये H2O रिलीज़ हो गया, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया। तो अब क्या बचा, CO बचा और ये NH बचा, C डबल बॉन्ड O बचा, NH बचा। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, कैसे बने पेप्टाइड बॉन्ड, जब H2O रिलीज़ हुआ कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू, दोनों अमीनो एसिड्स मिले, H2O का रिलीज़ हुआ और बना आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। आप यहाँ पर देख सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके साथ साथ कुछ पार्शियल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो क्या होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, दे आर अमाइड बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड प्लस आयोनिक बॉन्ड इंटरैक्शन, ठीक है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड प्लस आयोनिक बॉन्ड इंटरैक्शन। तो ये जो है आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये जो आपको कंटिन्यू एक बॉन्ड दिख रहा है, कोवलेंट बॉन्ड है ये, और जो आपको डिसकंटिन्यूस बॉन्ड दिख रहा है ये आपका आयनिक इंटरैक्शन है। तो पेप्टाइड बॉन्ड इन दोनों का मिक्सचर होता है, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इंटरैक्शन का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को और क्या बोलते हैं हम, उसे एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। और ये मिक्सचर होता है किसका, कोवलेंट बॉन्ड प्लस आयनिक बॉन्ड के इंटरैक्शन का मिक्सचर होता है। आयनिक बॉन्ड जो है वो एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पर देख सकते हो आपको, ये पार्शियल, ये पूरा फुल कंटिन्यूस नहीं है ना, ये डिसकंटिन्यूस है, पार्शियल बोलेंगे हम इसे। सो दे आर द पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है।
पार्शियल डबल बॉन्ड उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड किससे आई, इस आयनिक इंट्रैक्शन की वजह से आपका जो कोवलेंट बॉन्ड मतलब जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड की कैरेक्टर आती है इस आयनिक इंट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ याद रखना कि इसमें केवल आपको 40% कैरेक्टर हो मिलेगा डबल बॉन्ड का, और बाकी रिमेनिंग जो है आपको पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर मिलता है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एक प्लानर स्ट्रक्चर है, और ये कैसे बना, जो फर्स्ट अमीनो एसिड था उसका आपका अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, वो सेकेंड अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ जब बॉन्ड बनाया, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, यहाँ पर H2O रिलीज हुआ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ किसका, आपके पेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है, और जो अमीनो एसिड जुड़े, अब यहाँ पर H2O रिलीज हो गया, जब H2O रिलीज हुआ तो अब ये जो अमीनो एसिड लिंक्ड है उन्हें हम क्या कहेंगे, अमीनो एसिड रेसिड्यू कहेंगे। मैंने अभी बताया अमीनो एसिड रेसिड्यू हम कब कहते हैं, जब अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं और H2O का रिलीज होता है तब वहाँ पर जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं हम उसे कह देते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यूज। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड में हमने क्या समझा, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना, जो फर्स्ट आपका अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप और सेकेंड अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है वो दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, H2O रिलीज हुआ, H2O रिलीज होने के बाद वहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ जिसमें 40% जो है कैरेक्टर है डबल बॉन्ड का, और जो रिमेनिंग है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, सो ये एक प्लानर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक ही प्लेन में पाए जाते हैं इसके जो एटम्स हैं। ओके, कंडेंसेशन रिएक्शन हमने देखा, H2O का रिलीज होना, और H2O के रिलीज होने के बाद हम उन अमीनो एसिड को क्या कह देंगे, अमीनो एसिड रेसिड्यू कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Due to electrons delocalization, oxygen is more electronegative, so electrons move towards the oxygen from carbonyl double bond, forming the oxygen anion partial partial negative charge, while nitrogen that donate its unhybridized lone pair of electron to the carbonyl carbon, so nitrogen become partial positive charge. Okay, क्या समझे यहाँ से, देखो जो आपका जब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ना, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है इसकी वजह से ये जो कार्बोनिल जो आपका कार्बोनिल कार्बन है ना, जो कार्बोनिल कार्बन है इसके पास आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो आपका अमीनो ग्रुप है इसके पास है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कैसे हुआ, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे जो है वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं। इस कार्बोनिल डबल बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे कहाँ चले जाते हैं, आपके ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो उसका जो अनहाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देता है कार्बोनिल कार्बन को, और कार्बोनिल कार्बन से जो मतलब जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बोनिल कार्बन जो है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसे ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। इस वजह से जो आपका ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो आपका अमीनो ग्रुप है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ बस यहाँ पर लिखा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मेंटेन्स द पेप्टाइड बॉन्ड इन अ रिजिड प्लानर कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम आगे देखेंगे टॉर्जन एंगल्स के बारे में, है ना, मतलब टॉर्जन एंगल का मतलब ये होता है कि जो आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे जो एटम्स प्रेजेंट है उनमें से कौन से एटम्स हैं जो रोटेट कर पा रहे हैं,
कौन से एटम्स नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो चीज़ हम देखेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, जो पार्शियल डबल बॉन्ड है वो होता है रिजिड। रिजिड होने की वजह से वो रोटेट नहीं कर सकता। रिजिड होने की वजह से उसके पास रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड जो है वो मेंटेन करता है अपनी पेप्टाइड बॉन्ड की रिजिडिटी को, वो रिजिड रहता है और प्लानर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, ठीक है। इन अ पेयर ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड, 6 एटम्स lie in the same plane, coplanar structure known as the amide plane। तो जो अमीनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड से जो लिंक्ड होते हैं, वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखो, ये सारे जो एटम्स प्रेजेंट है वो सारी एक प्लेन में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो सी अल्फ़ा है ना, ये देख सकते हो, सी अल्फ़ा, सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और सी अल्फ़ा। तो ये जो है ये एक ही सेम प्लेन में है, कोप्लानर होते हैं, ठीक है। दे आर द कोप्लानर स्ट्रक्चर, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अमाइड प्लेन, अमाइड प्लेन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, हमने समझ लिया पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये हमने समझा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है वो भी हमने देखा। पहला जो अमीनो एसिड होता है उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो, कार्बोक्सिल ग्रुप है वो, और जो दूसरा जो अमीनो एसिड है उसका जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है उसके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और वहाँ पर फॉर्मेशन होता है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड इज द मिक्सचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्लस आयनिक बॉन्ड इंट्रैक्शन, ठीक है, आयनिक फोर्स इंट्रैक्शन, उसका वो मिक्सचर होता है। और वो कैसा होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसा होगा, आपका प्लानर होगा, उसमें जो एटम्स होते हैं वो सेम प्लेन में पाए जाते हैं, सेम प्लेन में पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं अमाइड प्लेन। 6 एटम जो है वो को प्लानर स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, मतलब जो 6 एटम्स हैं वो सेम प्लेन में देखने को मिलते हैं, उसे हम कह देते हैं अमाइड प्लेन, ठीक है। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैसा होता है, रिजिड होता है, रिजिड होता है इस वजह से रोटेशन पॉसिबल नहीं होती उसकी, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे टॉर्शन एंगल्स के बारे में, ओके। अब हम बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन। तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अभी हमने देखा उसके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है वो 2 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। पहला होता है सिस, दूसरा होता है ट्रांस। पहला होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। दोनों का क्या मतलब होता है, देखो, जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है ना वो आपको मोस्टली देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट फेवरेबल होता है जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है वो, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम, मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी समझाने की। मैंने ये वाला डायग्राम देख लो, कि देखो ये डायग्राम जो है ना, इसमें मैंने क्या बताया, ये आपका एक पहला अमीनो एसिड है, ये आपका दूसरा अमीनो एसिड है, और ये बीच में आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग वे में लेकर आई हूँ, इसको समझना। ये आपका पहला जो है पहला अमीनो एसिड है और ये आपका दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। ये पूरा आपका दूसरा अमीनो एसिड है और ये पूरा आपका पहला अमीनो एसिड है। इसमें देखो यहाँ पर भी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और इसके पास भी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। और किसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ये हमने देखा था, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, राइट। तो कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पर फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड को देखो पहले, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है आपका सी अल्फ़ा, मतलब ये मान लो ये पहला अमीनो एसिड है और ये आपका दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। अब देखो, तो जो एटम्स हैं वो अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, मतलब जो 2 अमीनो एसिड है उसमें जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है। ये अब इस स्ट्रक्चर को छोड़ो, अब देखो ये आर ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, आप इसमें देख सकते हो, इस स्ट्रक्चर में आर ग्रुप जो है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और इस स्ट्रक्चर में, इस वाले कार्बन में, अल्फा कार्बन में आर ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो ये ऑपोजिट है, इसके जस्ट ऑपोजिट है। ये जो आर ग्रुप है ना, हमने देखा था अमीनो एसिड में
कि जो आर ग्रुप है उसके पास कुछ बल्की चेन्स भी होते हैं, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, हमने देखा था ना, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं, उनके पास कुछ बल्कि आर चेन्स होते हैं, है ना। अगर हम वही चीज़ मैंने बताया, वहाँ पर मैंने एक जगह यहाँ पर करा था, देखो यहाँ पे मैंने एक साइड आर चेन जो है वो ऊपर की तरफ रखा है, यहाँ पर एक साइड आर चेन जो है एक अमीनो एसिड भी ऊपर की तरफ है, एक अमीनो एसिड भी नीचे की तरफ है। क्यों रखा है मैंने? क्योंकि जब आर चेन अगर एक ही पोल में हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, आमने सामने, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, मतलब इसके जो एटम्स है और इसके एटम्स है, ये दोनों आपस में क्लैश करेंगे, इन दोनों बीच में टकराएंगे, ठीक है। इस वजह से ये जो है इसका आर चेन जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है और इसका जो आर चेन है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, इसीलिए होता है ये, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को ये मोस्ट फेवरेबल देखने को मिलेगा। और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो एटम्स है उनके बीच में, जो आर चेन है उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस या एटम्स के बीच में क्लैश देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एक बहुत ही फेवरेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें एटम्स जो है अटैच होते हैं टू अल्फ़ा कार्बन, वो सारे अपोजिट साइड में होते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये NH है, ये इस साइड है, और इसमें जो इस फर्स्ट जो अल्फ़ा कार्बन है, फर्स्ट जो अमीनो एसिड है, इसके जो एटम्स है वो नीचे की साइड है। इसको भी देख सकते हो, ये भी अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड है। इसमें आर ग्रुप भी है, ये भी अपोजिट साइड है। तो आर ग्रुप की वजह से ही तो स्टेरिक क्लैश आ रहा है। तो अभी तो ये अपोजिट साइड है, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर कोई भी क्लैश पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है उसमें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आपको मोस्ट फेवरेबली देखने को मिलता है, ठीक है। केवल और केवल प्रोलीन को छोड़कर, एक चीज़ याद रखना, केवल और केवल प्रोलीन को छोड़कर आपको हर एक प्रोटीन में, हर एक अमीनो एसिड में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स एडॉप्ट द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो जितनी भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीन्स में, वो सारे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ही एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन। अब ट्रांस में क्या देखा हमने कि जो एटम्स होते हैं, पहले अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के जो एटम्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, पर सिस में ऐसा नहीं होता। सिस में क्या होता है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे इसमें देख रहे हो आप, इस आर ग्रुप को देखना, ये आर ग्रुप जो है ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। ये देख रहे हो सी अल्फ़ा, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो इसमें आर ग्रुप देखो, इसका आर ग्रुप भी नीचे की साइड प्रेजेंट है और इसका आर ग्रुप भी नीचे की साइड प्रेजेंट है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर आर ग्रुप की वजह से यहाँ पर स्टेरिक क्लैश आएगा, टकराएंगे आपस में इसके एटम्स टकराएंगे आपस में, है ना। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें क्या हो रहा है, अल्फ़ा कार्बन एटम्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन एटम्स मतलब ये सारे एटम्स जो है वो एकदम आमने सामने है ना। अब आपको अगर ये याद भी नहीं हो रहा है ना, तो ये समझ लो, जो आर एटम है उसको देखना। आर एटम जो है, जो आर की जो चेन है, सॉरी आर चेन जो है वो एक साइड पे, सेम साइड पे है, तो उसे हम कहेंगे सिस। अगर वो दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, एक नीचे है एक ऊपर प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांस, ठीक है। सिस में क्या होगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन में आपका स्टेरिक क्लैश होगा, क्योंकि दोनों एक ही साइड पे प्रेजेंट है। अगर दोनों अपोजिट साइड में, तो वहाँ पर कोई भी क्लैश नहीं होगा, दोनों अपनी अपनी जगह में है, ठीक है। अब दोनों एक ही जगह अगर घुसने की कोशिश करेंगे तो लड़ेंगे ना एक स्पेस के लिए, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेरिक क्लैश हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है, राइट। सो cis configuration is less stable due to steric clashes between the groups attached to the alpha carbon atoms of adjacent amino acid. Proline allows cis configuration. ये मैंने बताया कि प्रोलीन जो है वो आपको ट्रांस में कभी देखने को नहीं मिलता, ये हमेशा आपको देखने को मिलता है सिस में। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हम देखेंगे प्रोलीन के बारे में भी इसी यूनिट में देखेंगे, प्रोटीन्स में ही देखेंगे कि जो प्रोलीन है ना वो क्या करता है, ये अपनी आर साइड चेन के साथ बॉन्ड बना, मतलब जो आर साइड चेन है, वो आर साइड चेन जो है ना वो बॉन्ड बना लेता है उसके प्रोलीन के खुद के अमीनो ग्रुप के साथ,
तो आर साइड चेन जो है वो बॉन्ड बना रही है, तो आर साइड चेन तो फ्री है ही नहीं, तो वहाँ पे तो क्लैश होगा ही नहीं। तो इस वजह से जो आपका प्रोलीन है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ही कम चांस होती है स्टेरिक क्लैश की, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। स्टेरिक क्लैश क्यों होता है? इट अकर बिकॉज ऑफ बल्की आर ग्रुप। आर चेन जो है वो बल्की होता है, उसकी वजह से स्टेरिक क्लैश देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉर्शन एंगल के बारे में। तो देखो, हमने अभी देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अभी यहाँ पर कोई रोटेशन दिख रहा है आपको कि सिंपली लीनियर आपके अमीनो एसिड्स अरेंज होते हैं, यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं होता प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब आता है तो यहाँ पर रोटेशन आ जाती है, हेलिक्स बनते हैं, टर्न्स, लूप्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रोटेशन आ रही है और एक एंगल बनता है कि एंगल पे वो रोटेट करते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है कि एंगल फॉर्म होता है, तो एंगल की वजह से क्या होता है, रोटेशन होती है, ठीक है। एंगल की वजह से क्या आती है, रोटेशन आती है, ठीक है। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या होता है, रिजिड होता है। मैंने अभी बताया पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है, रिजिड होता है, जिसकी वजह से रोटेशन नहीं आ सकती। पर कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी ना जो रोटेट करा रही होंगी, है ना। अगर हमें पेप्टाइड बॉन्ड को रोटेट कराना है तो हमें उसे तोड़ना पड़ेगा रोटेट कराने के लिए, है ना। अब सब जितने भी अमीनो एसिड हैं उनके बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट है ना। पेप्टाइड बॉन्ड को अगर हमने तोड़ दिया तो पूरा स्ट्रक्चर ही आपका डिफॉर्म हो जाएगा, है ना, स्ट्रक्चर तो ख़राब हो जाएगा। तो अब वहाँ पर कुछ तो ऐसे एंगल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से रोटेशन आती है। पेप्टाइड बॉन्ड तो कोई काम नहीं कर सकते, तो ऐसे कौन से एंगल्स है जो काम करते हैं, उसे हम कहते हैं टॉर्शन एंगल्स। कुछ एंगल्स होते हैं जो रोटेशन का काम करते हैं। सो देखो, रोटेशन तभी पॉसिबल होगा जब सिंगल बॉन्ड होगी। जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। रोटेशन किस में पॉसिबल होगा, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड में आपका रोटेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। केवल और केवल सिंगल बॉन्ड जहाँ पर प्रेजेंट होगा वहाँ पर आपका रोटेशन देखने को मिलेगा। जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड में आपको रोटेशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वहाँ पर रोटेशन इम्पॉसिबल है, और जो बाकी जितने भी उसके पास और भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर रोटेशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर हमने ये देखो, फिर से हमने अमीनो एसिड ये पेप्टाइड का फॉर्मेशन कर दिया है। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड है ये, तो पेप्टाइड बॉन्ड में कोई रोटेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब रोटेशन कहाँ कहाँ होगा, देखो सबसे पहले ये आपका अल्फा कार्बन, ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये है अल्फा कार्बन 1, ये अल्फा कार्बन 2, ठीक है। रोटेशन कहाँ पॉसिबल होगा, जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप और अल्फा कार्बन के बीच में रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन और कार्बन के बीच में रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपका रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ टॉर्जन एंगल्स, ठीक है। तो हम 3 टॉर्जन एंगल्स पढ़ते हैं, एक होता है फाई, एक होता है साई और एक होता है ओमेगा। ओमेगा जो है, ओमेगा का कोई काम नहीं है, पर ओमेगा जो है ये भी एक टॉर्जन एंगल है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड पे, और वो जो ओमेगा रहता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। वो जो टॉर्जन एंगल है वो फिक्स्ड होता है ओमेगा, क्योंकि वहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो एक एंगल पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो ओमेगा जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड ये देखो, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर ओमेगा प्रेजेंट है, ठीक है। और ओमेगा क्या है, ये है फिक्स्ड, मतलब इसकी फिक्स्ड एंगल होती है। -180 डिग्री होती है सिस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और +180 डिग्री होती है आपकी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो ये फिक्स्ड एंगल होता है। पर जो आपकी फाई और साई होते हैं, फाई और साई जो है ये फिक्स नहीं होते, मतलब ये आपको -180 से +180 तक किसी भी एंगल पे रोटेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब -180 से +180, मतलब आप ऐसे बोलते हो 360 डिग्री पे वो रोटेशन शो करते हैं, ठीक है। तो जो आपका अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप और अल्फा कार्बन, इनके बीच में कौन सा प्रेजेंट है, 5, और अल्फा कार्बन कार्बोनिल ऑक्सीजन या कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पर आपका साई ग्रुप प्रेजेंट है, साई एंगल प्रेजेंट है,
ठीक है। तो फाई एंगल एंड साई एंगल, तो वैसे ही मतलब ये इस अमीनो एसिड के वैसे ही सेकेंड वाले अमीनो एसिड के लिए भी सेम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस एंगल्स को याद रखना है, फाई, साई और ओमेगा। ओमेगा कहाँ प्रेजेंट है? पेप्टाइड बॉन्ड पे। फाई कहाँ प्रेजेंट है? आपका अमीनो ग्रुप, साथ में अमीनो ग्रुप और अल्फा कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन और अमीनो ग्रुप के बीच में फाई प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में आपका साई प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो देखो ये है साई, फाई, psi and omega, phi, psi and omega. Phi rotate between amino group and alpha carbon. Psi rotate between alpha carbon and carbonyl carbon. And omega, it is fixed angle between this carbonyl carbon and amino group. ठीक है, peptide bond. Okay. Phi and psi can have any values between -180, +180 and -180 degree, that is 360 degree of rotation for each. But not all combination are possible due to physical clashes of atoms in 3D space, ठीक है। देखो कुछ ऐसे एंगल्स दिए हुए हैं, हर एक टॉर्जन एंगल कुछ उसके फिक्स्ड एंगल्स हैं, जबकि -180 से +180 मतलब 360 डिग्री जो है वो फाई और साई दोनों के लिए, पर जो ओमेगा होता है वहाँ पर फिक्स्ड रोटेशन होता है, -180 होता है और +180 होता है। +180 दिया गया है ट्रांस के लिए, -180 दिया गया है आपके सस के लिए, ठीक है। तो वो फिक्स्ड है, सिर्फ ओमेगा फिक्स्ड है, बाकी कोई जो फाई और साई है वो अपने एंगल्स रोटेट करता है ना। तो हम आगे रामाचंद्रम प्लॉट देखेंगे। रामाचंद्रम प्लॉट जो है ना वो इसी टॉर्जन एंगल पे बेस्ड है। रामाचंद्रम प्लॉट हम देखेंगे आगे की क्लासेस में। जो रामाचंद्रम प्लॉट हम पढ़ेंगे ना वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। सो atoms take up space and two atoms cannot occupy the same space at the same time. रामाचंद्रन प्लॉट जो है ना वो इस पे बेस्ड है। वो क्या बोलते हैं कि एटम्स जो है वो स्पेस ले लेते हैं ना। अब आप किसी भी चीज़ को, या आप खुद खड़े हो, आपको बोला है, मतलब एक सर्कल दिया है, एक सर्कल के अंदर आपको खड़े होना है, बहुत छोटा सर्कल है, तो आप आओगे। अब उसके साथ आपका एक फ्रेंड भी आ गया, तो मतलब आप दोनों उसी सर्कल के अंदर खड़े हो, ज़रूरी थोड़ी ना एक ऐसा हो जाएगा कि एक सर्कल के बाहर चला गया। तो मतलब एक ही स्पेस पे रहना दो एटम का पॉसिबल नहीं होता। दो एटम सेम ही स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते सेम टाइम पे, तो वहाँ पर क्या आएगी, उसकी वजह से क्लैशेस आएगी। मैंने अभी बताया ना, क्लैशेस आती है जब दो एटम्स एक ही जगह के लिए जब लड़ेंगे तो उनके बीच में क्लैशेस आएगी, डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो जो रामाचंद्रन जी थे उन्होंने यही कहा कि जो दो एटम्स है वो एक स्पेस में नहीं देखने को मिलेगी आपको एक सेम टाइम पे, है ना। वो अपना एंगल्स चेंज करेगी, अपना एंगल्स चेंज करती रहेंगी और वो अपना जगह भी बदलती रहेंगी। तो ये हम रामाचंद्रन प्लॉट में आगे देखेंगे, है ना। रामाचंद्रन प्लॉट में हम देखते हैं ना फाई, साई, +180 डिग्री, -180 डिग्री, -180, ये सब हम रामाचंद्रन प्लॉट में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे। आज हम सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करूँगी। आज हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं बस, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, पेप्टाइड बॉन्ड हमने कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया था कि वो उसमें क्या है, टर्न्स ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसके बीच में होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में हुआ? आपका अमीनो ग्रुप और कार्बोनिल, ठीक है। कार्बोनिल ऑक्सीजन और अमीनो ग्रुप के बीच में अब क्या होगा, देखो बचा क्या था इसमें, ये चीज़ मैं बता रही हूँ। इसमें यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ अभी इसके पास क्या बचा है, कार्बोनिल ऑक्सीजन बचा है, इसके पास बचा है अमीनो ग्रुप। अब इन दोनों के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
R-side chain can also make hydrogen bond, but only tertiary structure. तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। सो अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो और भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगी जल्दी ही। हम सीजी सेट के, क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ ना, तो मैं साथ में अपलोड करके जा रही हूँ। बस कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से बीच में मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट अब मैं रेगुलर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। मैं पूरा आपको पाथफाइंडर बेस्ड कंटेंट ही प्रोवाइड कर रही हूँ। देख लो, आप लोग मेरे साथ ये बुक भी रहती है पाथफाइंडर की, ये पार्ट 1 9th एडिशन है पाथफाइंडर की लाइसेंस। ये फर्स्ट पार्ट है ये। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट भी स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद मेरे पास PYQ की बुक भी है। तो अभी हमें CG सेट के लिए बहुत टाइम है ना। तो वो CG सेट के लिए, CG सेट 4 अक्टूबर को है आई गेस, यस। तो तब तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा, साथ में हम रिवाइज़ कर लेंगे। हम नंबर ऑफ़ एन टाइम्स हम रिवाइज़ करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे, PYQs देखेंगे। ओके, बहुत अच्छे से, मतलब जितना हम दे सकते हैं ना इस एग्ज़ाम को, जितना भी एफर्ट डाल सकते हैं हम डालेंगे। उसके बाद फिर दिसंबर से अपना CSI नेट भी मर्ज होने वाला है DBT JRF के साथ। सो हम प्रिपेयर करते जाते हैं, एग्ज़ाम आएगा अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।